जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी अगर आपको आवाज आ रही है क्लियरली तो प्लीज बताइएगा, और स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली तो प्लीज बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ गया। बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगी आज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बीच में डिफरेंस भी हम लोग जान लेंगे। ये एक हिस्सा बेटा टॉपिक पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन का, तो उसको एक बार देख लेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल पैनल, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर सेशन जो है, अब पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो गई है, एडजन साइन डाइन हम लोग को देखने को मिली है, तो सेशन को टर्मिनेट होने से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। विप, इससे रिलेटेड दो तीन बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ चुकी है, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये विप क्या होता है, राइट, या विप कौन होते हैं। तो ये दोनों चीज बात करेंगे, क्या होता है और कौन होते हैं, दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही काफी ज्यादा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और राजीव गांधी का एक नया अवार्ड जो है वो शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, कुछ ये टॉपिक्स हैं। और गाइज अगर आप मुझे बोलो तो आज से एक चीज और मैंने सोची है कि जैसे कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, जैसे कि आज का न्यूज़पेपर है, उसका अगर आप चाहते, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद भी न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो अपन जो है क्योंकि देखो ये जो चीज अपन रेगुलर बेसिस पर कवर कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आएगा एग्जाम में जो चीज मैं अभी आपको इस टॉपिक्स में कवर कराता हूँ उसी से रिलेटेड आएगा, राइट। उसके बाहर का और कुछ नहीं आएगा। बट अगर आपकी डिमांड है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप बता दिया करो, तो अगर आप चाहते हैं कि हेडलाइन को बस 10 मिनट में ओवरव्यू करना, तो भी मुझे बता देना, तो उस तरीके से भी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोर देन 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं पूरा न्यूज़पेपर जो है फटाफट एक बार वो देख लेंगे, स्कैन कर लेंगे, राइट, कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। और एक बार आपको भी आइडिया लग जाए कि रेगुलर बेसिस पर किस टाइप की न्यूज आ रही है, राइट, तो उसको भी आपको आइडिया लग जाए। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, आपका क्या ओपिनियन, ऐसा करना चाहिए? चलो फिलहाल के लिए स्टार्ट तो करते हैं। ठीक है, चलो गाइस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है जरा बताओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहां पर, फटाफट बताओ, लिख दो जल्दी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है। नीदरलैंड्स, द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो अभी क्या हुआ है गाइस कि रिसेंटली अफ्रीकी देश, एक मिनट, रिसेंटली अफ्रीकी देश सूडान ने दारफुर संघर्ष, दारफुर कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए और इनके अन्य अधिकारियों सहित लंबे समय तक तानाशाह रहे ओमार अल बशीर को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए सौंपने का फैसला किया है। तो सूडान ने कहा है कि ओमार अल बशीर को सौंप दिया जाएगा, राइट, की जो कि हम लोग को बहुत लंबे समय तक यहाँ पर इसने एक्सप्लॉइटेशन किया सूडान के अंदर, तो इसको सौंपने की अभी इन्होंने बात करी है। ये वांटेड है, आपको बता दें, ओमार अल बशीर जो है वो वांटेड है। सूडान क्षेत्र में नरसंहार युद्ध, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, युद्ध मतलब अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब के आरोप एक दशक से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा वांछित मतलब वांटेड के तौर पर ये उमार बशर हम लोग को, अल बशर बशीर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है। आपको दारफुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आ जाए दारफुर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहां से एसोसिएटेड है। सूडान आपको याद रखना है, अफ्रीका आपको याद रखना है। तो दारफुर जो है गाइस, ये 2003 में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ था, दारफुर वॉर, राइट। जब नॉन अरब जो रेबल्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, ये रेबल्स बागी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं नॉन अरब, तो इन्होंने आर्म्स उठा लिए थे, वेपन्स उठा लिए थे, राइट। ये कंप्लेन कर रहे थे, इस चीज की कंप्लेन कर रहे थे, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन कर रहे थे, जो कि बशीर, उमार अल बशीर की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से, अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा था। तो फिर ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर पहले हम लोग को देखने को मिला, फिर ये काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया था, वॉर का रूप इसने ले लिया था। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि लगभग 3 लाख लोगों की जो है वो जान गई थी, और लगभग 2.5 मिलियन लोग को दारफुर कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जगह पर, अपने रेसिडेंशियल जो एरिया है उसको छोड़कर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को दारफुर की देखने को मिली। बस बेसिक सा मतलब फैक्ट आपको दारफुर से रिलेटेड पता होना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अफ्रीका का हम लोग को देखने को मिला था, राइट। सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। द हेग नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, राइट। और जैसे कि जितने भी जेनोसाइड वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, नरसंहार देखने को मिलता है, राइट, वॉर क्राइम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, युद्ध अपराध देखने को मिलते हैं, और मानवता के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, अपराध हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसका लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, यानी कि यहीं पर ही उसका अंतिम न्यायालय है, ये यहीं पर ही पूरा फैसला जो है वो उसका सुनाया जाता है। और किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इस प्रकार के क्राइम्स, और ना ही सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर किसी कंट्री के अंदर भी इस प्रकार की चीज होती है, 3 ग्राउंड्स के आधार पर ये फैसला सुनाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये पहली परमानेंट और ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको स्टैब्लिश किया गया है कि मोस्ट सीरियस क्राइम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए किया गया है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रोम स्टैच्यूट, तो क्वेश्चन आएगा रोम स्टैच्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, आईसीसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2002 को, राइट। और कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं वो जो भी स्टेट पार्टीज हैं, यानी कि जिन्होंने साइन किया है इस पर्टिकुलर रोम स्टैट्यूट को, राइट, तो उसके द्वारा फंड किया जाता है। और इवन इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी मिलता है, अलग अलग कंट्री की सरकार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कंपनीज, एंटिटीज, तो ये भी इसको फंड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर मतलब जो भी कंट्रीज जो होती हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रीटी को, तो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और हर एक कंट्री के पास एक वोट होता है। ज्यादातर इसके फैसले जो होते हैं वो सहमति से, यानी कि सबकी सहमति, सब लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं और सब लोग अगर सहमत होते हैं तो उस अकॉर्डिंग इसके फैसले लिए जाते हैं। बट कभी कभी जब सहमति नहीं हो पाती, राइट, कंसेंसस जब नहीं अचीव किया जाता किसी किसी केस में, तब उस समय वोटिंग होती है और हर एक मेंबर के पास एक वोट हम लोग को देखने को मिलता है। और असेंबली के अंदर जो हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसे इलेक्ट किया जाता है 3 साल के टर्म के लिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया क्या इंडिया आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर है क्या? बताओ, क्या इंडिया आईसीसी की मेंबर है क्या? वेरी गुड। इंडिया ने ना तो इसको साइन किया है ना रेक्टिफाई किया। इंडिया इज नॉट दी मेंबर। लिख लो आप कहीं पर, यहां पर लिख लो इंडिया मेंबर नहीं है। कभी कभी ये वाली चीज भी आ जाती है, तो उस आर्टिकल में ये चीज मेंशन नहीं है, बट एकदम मुझे क्लिक किया अभी, तो फिर अब लिख लो यहां पर इंडिया मेंबर नहीं है, राइट। आज कब स्टूडेंट आए? सैटरडे, सो तो नहीं रहे सब लोग? आज 20 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं यार। लाइव अटेंड किया करो, लाइव अटेंड करना जरूरी है, उससे आपका एक बड़ा टास्क कंप्लीट है। लोग बाग हड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं 2x की स्पीड में हम देख लेंगे। 2x की स्पीड में कभी खाना खाया है? बीमार बीमार हो जाओगे ना अगर 2x की स्पीड में रोज खाना खाओगे, राइट। 2x की स्पीड में मूवी तो नहीं देखते हो, बट पढ़ाई 2x की स्पीड में करनी है। वही, यही सबसे बड़ी गलती सिविल सर्विसेज के अंदर आती है, टाइम देना नहीं है। जब तक आप जब तक आप कुछ चीज कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी? सेक्रीफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जामिनेशन में। सबको सोना चाहिए, बट किसी को सोना मतलब गोल्ड वाले की बात कर रहा हूं, अभी तो लोग सो रहे हैं काफी सारे, बट ठीक है, उसके लिए भी सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। डीप स्लीप, और वैसे भी क्या सोना यार, लोग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो सोने में बिता देते हैं। उतना ही सो जितनी रिक्वायरमेंट, और हम अपने बॉडी को जिस प्रकार से जिस साइकिल में रखेंगे ना, उसी साइकिल की उसकी आदत हो जाएगी। तो आप लोग जितने भी हो, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है कि आप लोग कंसिस्टेंटली जो है वो इस प्रकार से आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। देखना इसका रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलेगा, कि जो सेक्रीफाइस करता है, जो आग में जलता है, उसी को रिजल्ट मिलता है। स्टैब्लिश्ड ईयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 1946 है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 2002 है। तो यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी बच्चा है, अभी नया नया आया है, राइट। मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पापा है, पुराने हैं। इंटरनेशनल, सॉरी, कोर्ट ऑफ जस्टिस पापा है। अब इसका रिलेशन यूएन के साथ कैसा हम लोग को देखने को मिलता है? तो ये ऑफिशियल कोर्ट हम लोग को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन की। इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट हम लोग को देखने को मिलती है, इसे यूनाइटेड नेशन गवर्न नहीं करता है, राइट। तो ये एक ट्रीटी के तहत हम लोग को, स्टैट्यूट के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कैन इनिशिएट प्रोसिक्यूशन विदाउट यूनाइटेड नेशन एक्शन, बिना यूनाइटेड नेशन के एक्शन के कार्रवाई जो है वो कर सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि अलग है ना यूनाइटेड नेशन से। दोनों ही हेग नीदरलैंड्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं। इनके क्षेत्र अधिकार की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, राइट, तो उस तक ज्यूरिसडिक्शन इसका होता है। और ये एडवाइजरी ओपिनियन भी यूनाइटेड नेशन की बॉडीज को दे सकती है, राइट। और कैनॉट ट्राई इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तियों के ऊपर ट्रायल जो है वो इसका नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, और ये इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अप्लाई होती है। ये इसमें इंडिविजुअल के ऊपर भी जो है वो इंटरनेशनल क्राइम का आरोप जो है वो लगाया जा सकता है, जैसे ये भी हमने देखा
एक व्यक्ति के ऊपर लगाया गया था। और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज का ये उपयोग करती है एज वॉर क्राइम, और जो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं तो उसका उपयोग करती है ये। किस प्रकार के केसेस यहां पर आते हैं? सॉवरेनिटी से रिलेटेड केसेस आते हैं, कंट्री की सॉवरेनिटी, राइट, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड, मैरीटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, राइट, कभी गलत इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड मामले आ जाते हैं। यहाँ पर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, तो ये सब इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसको अथॉरिटी कहां पर मिलती है? तो जो कंट्रीज होती हैं वो रेक्टिफाई करती हैं इसको, यूनाइटेड नेशन चार्टर को, जो कंट्री उसकी पार्टी बन जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट की। और नॉन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स भी इसकी पार्टी बन सकती है, बट उन्हें इसके स्टैट्यूट को वो करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रोम स्टैट्यूट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसका डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग हम लोग को देखने को मिलता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिव्यू कर सकती है अगर स्टेट्स कंप्लाई नहीं करती तो, राइट। मुझे मेरे ख्याल से कल या परसों एक स्टूडेंट ने पूछा था कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन को भी बाइंडिंग करना चाहिए, तो आपको शायद याद आ रहा होगा मैंने आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो उनके वेरियस चीजें बाइंडिंग होती थी। देखो सिक्योरिटी काउंसिल इसके थ्रू आईसीजे के डिसीजन को बाइंडिंग करवाने के लिए वो रहती है, तत्पर, हम लोग को तत्पर नहीं कहेंगे यार, तत्पर इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब करवाती है ये मान लो आप, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे आप लोग कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अगर डिसीजन देगी तो उसके डिसीजन जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और अपील्स चैम्बर अब देखो एक और चीज, वन मोर पॉइंट, इसके डिसीजन तो बाइंडिंग होते हैं बट कंट्री को फॉलो करना या नहीं ना करना उसके वो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके डिसीजन तो बाइंडिंग होते हैं। अब लेट्स से कि एक कंट्री ने फॉलो नहीं किया, लेट्स से चाइना ने फॉलो नहीं किया इसके डिसीजन को, तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना को इस नजरों से देखा जाएगा कि यही वो आदमी है जिसने फॉलो नहीं किया, इसको कहा गया था फॉलो करने के लिए, देखो ये नियम का पालन नहीं कर रहा। और देखिए जो भी इंसान कोई भी हो, चाहे अपन अपनी सोसाइटी की भी बात करें, राइट, आसपास के एरिया में देखिएगा कोई व्यक्ति जो होते हैं वो नियम का पालन नहीं करते, तो फिर वो सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स के तौर पर काउंट किए जाते हैं, है कि नहीं? जैसे कि जो लोग हैं जो दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं उटपटांग टाइप के लोग, राइट, जो बोलते हैं कि यार हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल थोड़ा ना बना, भाड़ा में जान दो, ऐसे करते हैं तो फिर वो हमारे ही ग्रुप में वो बैड एलिमेंट के तौर पर देखे जाते हैं कि अरे यार, फिर उनके साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करता गाड़ी में, सभी लोग को डर लगता है कि यार कल को यार नाटक ना कर दे, एक्सीडेंट ना करवा दे, है कि नहीं? तो वही वाली चीज, तो सेम चीज वो इंटरनेशनल लेवल पर भी यही वाली चीज हमें देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन फंड करती है आईसीजे को क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, इसकी कंट्रीब्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता दी है, राइट, कि वो पार्टीज होती हैं वो देती हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी आता है इसकी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, एंटिटी, तो ये सब इनको फंड कर देती है। सिर्फ इतनी सी चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। पूछ लो यहाँ पर अगर किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो। चलो आगे बढ़े। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, चलो तो इतना तो समझ में आ गया ना, एक सिंपल सी चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही वही वाली चीज जो कितने समय से हम लोग को देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में, क्रिमिनलाइजेशन, राइट, क्रिमिनल्स लोग जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर करते जा रहे हैं, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और शीर्ष अदालत द्वारा फरवरी 2020 में जारी किए गए क्या निर्देश हम लोग को देखने को मिले थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए हैं इसी चीज के ऊपर, क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा अपने चुनावी उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार शीर्षक के तहत, यानी कि वो अपने वेबसाइट पर मेंशन करेंगे कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, यानी कि उनके पास में जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और फिर उसमें उन कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स जो है वो पेश किए जाएंगे अपनी अपनी वेबसाइट पर, अगर यदि कोई है तो, राइट, तो उसको वो पब्लिश करेंगे। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले मेंशन किया हुआ था। फिर मतदाताओं को प्राप्त सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने हेतु अदालत ने कई निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि भारत के निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा मात्र एक बटन के स्पर्श से उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का विवरण प्राप्त करने हेतु मतदाताओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। बताओ कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है?
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिलता है? याद आ रहा है? कोशिश करो याद करने की। ई एपिक, श्योर? कंप्लेन करने और रिकॉर्ड देखने के लिए ई विजिल है ना? ई विजिल एप्लीकेशन, याद आया? तो ये एप्लीकेशन है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट? तो ये चीज है। और अदालत के फैसले के अनुपालन में राजनीतिक दलों की निगरानी हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा एक अलग सेल का गठन किया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमीशन जो है वो एक सेपरेट सेल को बनाएगी मॉनिटर करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कंप्लायंस को, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, राइट, उनका पालन कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसको चेक करने के लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मॉनिटर करने के लिए एक अलग सेल जो है वो कमीशन के द्वारा बनाया जाएगा। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देखिए शीर्ष अदालत के न्यायालय मित्र एमिकस क्यूरी, अब इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। एमिकस क्यूरी होते क्या है गाइस? मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जरा बताओ जरा मुझे फटाफट, एमिकस क्यूरी कौन होते हैं? कोर्ट के फ्रेंड होते हैं, दैट इज करेक्ट, यहां पर तो लिखा हुआ है, बट फिर भी आप बताओ क्या होते हैं? सी विजिल है क्या? अच्छा, हो सकता है सी विजिल है या ई विजिल, एक मिनट रुको मैं करेक्ट कर बता देता हूं आपको, ई विजिल है या सी विजिल है, शायद मैंने भी गलत बता दिया हो, कोई बात नहीं, अभी के अभी अपन चेक कर लेते हैं। कंफ्यूजन है तो अभी के अभी उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। सी विजिल, आपने बिल्कुल करेक्ट पॉइंट आउट किया गाइस, सी विजिल एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सी विजिल, सी विजिल, ई विजिल नहीं है, प्लीज करेक्ट करिए, ये है सी विजिल, सी विजिल एप्लीकेशन, ठीक है, सी विजिल हम लोग को एप्लीकेशन देखने को मिलती है, सी विजिल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आपने डाउट जो है वो उठाया, स्नेहा जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुरंत इसी प्रकार से डाउट जो है वो क्लियर, मतलब अगर कोई भी लगे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो बता दिया करो। एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे क्या है गाइस? फ्रेंड ऑफ कोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, यस, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, राइट, कोर्ट का फ्रेंड, मतलब ये बताते हैं कोर्ट को कि रिलेटेड टू मतलब वेरियस जजमेंट वगैरह। कई बार क्या होता है कि जो जज के जो पैनल होते हैं वो इनको बुलाकर मतलब सलाह मशवरा वाली जो चीज होती है ना, वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। हाँ यस, केस रिजॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं, राइट, एमिकस क्यूरी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती। तो इनकी एक रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि देश भर में विधि निर्माता जो हम लोग को, लेजिस्लेचर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो इनके अगेंस्ट 4442 केसेस पेंडिंग हम लोग को नजर आ रहे हैं कंट्री के अंदर। और इसमें से बताया जा रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो मतलब 2556 केसेस इनके अगेंस्ट बताए जाते हैं। सिटिंग एमपी और एमएलए के अगेंस्ट 2556 केसेस बताए जाते हैं, बट ओवरऑल जो केस है वो 4442 हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, ये आंकड़े आप चाहो तो मेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं रखना है, ऐसा मेंशन कर सकते हो मोर देन 2500 केसेस आर पेंडिंग, किस मामले में? सिटिंग एमपी और एमएलए के मामले में, तो ये वाली चीज आप मेंशन कर सकते हो। और केसेस जो है गाइस वो स्पेशल कोर्ट, वेरियस स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग हम लोग को पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। कौन से केसेस हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, डिफेमेशन, मानहानि यानी कि, और चीटिंग का केस हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें से मैक्सिमम केसेस जो है वो सेक्शन 188 आईपीसी के हमें देखने को मिलते हैं। जिस पावर का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे कि कल को पॉलिटिशियन आपको रोकने की अगर कोशिश करेगा, आपके वर्क में बाधा डालने की कोशिश करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा आपके कार्यों में, तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई कर सकते हो। ये वाली चीज याद रखना है ना, ये आपको याद रखनी है आप, क्योंकि इस चीज का उपयोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं अपनी सर्विस के दौरान, 188 का, राइट। और 413 केसेस जो है वो हम लोग को ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की हम लोग को देखने को मिलती है, जीवन कारावास की सजा हम लोग को देखने को मिलती है। और इनमें से 174 केसेस सिटिंग एमपीज और एमएलए के देखने को मिलते हैं, उसमें सिटिंग एमपी और एमएलए आरोपी बताए जाते हैं। और काफी सारे केसेस पेंडिंग हैं ऐसे, इवन नॉन वेरिएबल वारंट्स भी इशू किए जा चुके हैं, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। देखिए इस प्रकार की चीज है। सबसे ज्यादा केसेस जो है वो हम लोग को इस प्रकार के उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। और क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का क्या कहना है इस चीज के अंदर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहती है कि लॉ मेकर्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन ओनली आफ्टर द कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस। मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये आरोपी है, अक्यूज है, तो वो
इलेक्शन लड़ सकता है। बट हाँ, अगर उसको सजा हो गई, कन्विक्ट हो गया है वो, राइट, उसको अगर सजा हो गई है किसी केस में, किसी मामले में वो अपराधी घोषित हो गया है, तब उसे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखो इसमें कुछ चीज अच्छाई भी है और कुछ चीज बुराई भी है। अच्छाई इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आरोपों के ऊपर हम लोग जो है वो बिलीव नहीं करते, क्योंकि आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर भी लगा देता है, राइट। बट कहते हैं ना वो वाली चीज की एक व्यक्ति क्रिमिनल मतलब तब तक घोषित नहीं होता जब तक कोर्ट उसे घोषित ना कर दे, राइट, जब तक वो इनोसेंट रहता है। तो ये वाली बात हम लोग करते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ये डिस्क्वालीफाई कर देता है एक व्यक्ति को कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ जो सजा है 2 साल या उससे ज्यादा की अगर हुई है किसी व्यक्ति को, तो फिर वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। बट हाँ, उनका अगर ट्रायल चल रहा है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई चल रही है, यानी कोर्ट में पेशियां चल रही है, अभी तक उस केस का जजमेंट नहीं आया है, तब तो वो जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मेन रीजन क्रिमिनलाइजेशन का क्या हम लोग को देखने को मिलता है, अपराधीकरण का मुख्य कारण क्या है राजनीति के अंदर, तो करप्शन, वोट बैंक, लैक ऑफ गवर्नेंस, तो ये सब चीजें हम लोग को मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। और करना क्या चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को टिकट नहीं देनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे मामले हम लोग को रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बात समझ रहे हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया जाना चाहिए, और जिन भी लोगों के खिलाफ भले ही पेंडिंग केस क्यों ना चल रहा हो, बट वो केस अगर हीनियस नेचर का हो, राइट, काफी गंभीर केस हो, तो ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए अंटिल अनलेस जजमेंट फाइनल ना आ जाए, तब जब तक उसको क्लीन चिट ना मिल जाए, राइट। तो ये वाली चीज होनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए कि जो इस प्रकार के मामले को जल्दी से जल्दी जो है वो फिनिश करें, राइट। और कैंपेन की फाइनेंसिंग के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑडिटिंग करे कि पॉलिटिकल पार्टी में किसका पैसा कितना लग रहा है, राइट, फाइनेंशियल अकाउंट को जो है वो चेक कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो बताइए, आपको पूरी चीज क्लियर हो गई? अभी क्रिमिनल को मौका इसलिए मिलता है ना क्योंकि क्रिमिनल पैसा लेके आता है। क्रिमिनल बोलता है पॉलिटिकल पार्टी को, ला दो, मैं आपको 100 करोड़ रुपीस दूंगा, मुझे अंदर करो, मुझे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल करो। वो 100 करोड़ रुपीस उसने लोगों के ऊपर, मतलब लोगों को वो होता है ना कि फिरौती मांग मांग कर उसने जमा किए 100 करोड़, और 100 करोड़ रुपीस फिर उसने बोला कि अब तो, होता है ना, काफी सारी मूवीज भी आप लोग देखते होंगे कि जितने भी गुंडे होते हैं वो एक टाइम के बाद बोलते हैं कि बाबा अपन को तो अब इसमें जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद अपने रास्ते और ज्यादा खुल जाएंगे, अपन और बड़े गुंडे बन जाएंगे, है ना। तो ये चीज सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पीडी ट्रायल एक ही चीज होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी जल्दी, ट्रायल जिसमें खत्म हो जाता है, एक ही चीज होती है प्रीति सिंह जी। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल पैनल, इसकी हम लोग बात करेंगे। नाम से जन्म रहा है, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर जो है, तो उनका जो डिस्प्यूट जो होता है, यानी कि उनकी जो कंप्लेंट्स वगैरह सामने आती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये पैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया है, 8 वीक्स का टाइम दिया है कि वो जितनी भी वैकेंसी है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर उसको फिलअप करें। सरकारी जॉब्स खुद ही, मतलब सीट्स इन लोगों ने बंद करके रखी है, और तो कहां से फिर जॉब जो है वो मिलेंगी। तो देखिए, मुझे ये पता है हर जगह ऐसा हो रहा है, सरकारी सीट्स तो इन लोगों ने इस तरीके से ब्लॉक करके रखी हुई है, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी अगर ये सरकारी सीट्स भी ओपन हो जाए। पूरी तरह से फुल कैपेसिटी में सरकारी वैकेंसी ओपन नहीं हुई है, पर पता होगी ये बात आप लोगों को बड़ी, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने बेनिफिट्स के लिए भी बंद करके रखी, काफी सारे डिपार्टमेंट्स ने, काफी सारी मिनिस्ट्री ने, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी। अब वो कैसे अपने अपने बेनिफिट के लिए, तो अभी आपको समझ में आएगा। तो कोर्ट ने कहा है इस सेंटर को कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को कंडक्ट करें, यानी कि वैकेंसी को जल्दी जल्दी फिलअप करें, राइट। लेजिस्लेटिव इंपैक्ट स्टडी भी करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऊपर, राइट। फिलअप करने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाए। कोर्ट ने क्या चिंता जताई है, तो कानून लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो बनाया गया है, राज्य उसे असफल कर रही है। अदालत ने यह सवाल भी किया है कि क्या केंद्र और राज्यों में सरकारों द्वारा लोगों को शिकायत दर्ज करने से, देखो, लोगों को शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए
जानबूझकर जो वैकेंसी है, रिक्तियां जो है, उसको लंबित रखा जा रहा है। तो देखिए कोर्ट ने भी ये बकायदा सवाल केंद्र के सामने उठा दिया है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हम लोग को देखने को मिल रही है सर। एक न्यूज में आपने पढ़ाया था कि कोर्ट अपराध केंद्रित, प्रीति जी मैं समझा नहीं, आप मतलब कोड अपराध केंद्रित तो कर सकते हैं, अपराधी केंद्रित नहीं। प्लीज आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब आपने किस मतलब क्या किस कॉन्टेक्स्ट में वाली बात बोली है। चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब सेंटर ने इस चीज पर जो है वो क्या कहा कि क्यों, अब देखो सेंटर भी तेज चलती है, सेंटर के पास बिल्कुल जवाब है। सेंटर ने बोला कि यार कोर्ट में ही एक मामला जो है वो चल रहा है इसी चीज से रिलेटेड, राइट। तो उस मामले पर ये वेट कर रहे हैं, केंद्र भी चाह रही है कि कोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी इसी मामले पर जो है वो अपना फैसला सुनाए, राइट। तो जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी जो है वो फिलअप कर सके कि ट्राइब्यूनल में, यानी कि जो जो होता है ना कि मतलब जो कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो हम लोग को देखने को मिलता है कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट जिस ट्राइब्यूनल पर जाते हैं, जिस कोर्ट में जाते हैं, तो उस कोर्ट में कितने मेंबर्स होंगे उसको लेकर ऑलरेडी एक केस जो है वो पेंडिंग है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी केस पेंडिंग है, जैसे आप जल्दी जजमेंट दोगे हम लोग यहाँ पर वो कर देंगे, रिलीज कर देंगे वैकेंसीज वगैरह। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है इस प्रकार से, राइट। अब डिस्प्यूट रिड्रेसल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोरम्स हम लोग को देखने को मिलता है। और गाइस वाकई में पता है बहुत इफेक्टिव ये फोरम है। मैं पर्सनली इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो मुझे तो बड़ा मजा आया था। मेरे साथ एक बार वो इंश्योरेंस का एक मामला हुआ था, मम्मी का मुझे इंश्योरेंस कराना था, एक कंपनी ने, एक मिनट रुकिए, एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है उसको एक बार मैं ले लूं। अपराध बेस्ड कोड होने चाहिए, अपराधी बेस्ड नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। अपराध बेस्ड, हाँ क्राइम बेस्ड होने चाहिए ना। अच्छा हाँ, वो जब मैंने आपको पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पहले पढ़ाया होगा तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया होगा कि पॉलिटिशियन का वही मतलब केस जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये मैंने रिकमेंडेशन, ये आप ये सब चीजें जो मैं आपको सजेशन देता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस सजेशन को नोट करके रखा और याद रखा। तो ये जो सजेशन है ना, ये आपको मेंस में उपयोग करना है कि ये सब सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो ये मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो सिस्टम है हमारा बहुत इफेक्टिव है। मेरा मामला जो था वो मेरे ख्याल से 24 घंटे में रिजॉल्व हो गया था, पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। पहली बार मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत तेजी से जो है वो काम हो रहा है। एक कंपनी थी जिसमें मैंने अपनी मम्मी का इंश्योरेंस करवाया था, उन्होंने उस समय मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया था। बट जैसे ही उसका खत्म होने वाला था इंश्योरेंस पीरियड, अब उसके 15 दिन पहले मैं उनसे कांटेक्ट करने लगा कि यार मुझे प्रीमियम भरना है, बताओ जरा कहाँ प्रीमियम भरे, कहाँ उन लोग लेने को नहीं तैयार फोन। और फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर, मैंने मल्टीपल ईमेल्स भी डाले। फिर एंड में जाकर मैंने कंज्यूमर फोरम को जैसी कंप्लेन करी, सामने से उस व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, मतलब उस कंपनी का, वो उसके मतलब रिप्रेजेंटेटिव की, हाँ सर बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया तो बोलने लगे, फ्रॉड कंपनी होती है, बोलने लगे कि सर हमने वो वाली स्कीम तो बंद कर दी, आप दूसरी हमारी स्कीम ले लिया। मैंने कहा कि भाड़ा में जाओ भाई, इस तरीके से ऐसे इन लोग करते रहेंगे तो फिर अब उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा इंश्योरेंस करवाने का, मेडिकल इंश्योरेंस का। और गाइस मैं आपको सभी को बोलूंगा कि अपनी फैमिली मेंबर के अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर करवा लो, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बाग इतने मतलब लोग बाग जो है वो कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे यार मतलब पैसे के लिए मत सोचो यार, मतलब माँ बाप के लिए पैसे वगैरह देखने की जरूरत कभी नहीं है। मतलब जैसे कि एक तो अपने इंप्रूवमेंट के लिए कभी भी पैसे नहीं देखने चाहिए और माँ बाप के लिए कभी भी पैसा नहीं देखना चाहिए। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। अब आप लोग सक्षम हो, बड़े हो चुके हो, ट्यूशन आप खुद इतना नॉलेजेबल हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आप पैसा कमा सकते हो। 10 15 20 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखता। मतलब मैं जाता था एक बच्चे को पढ़ाने, 5000 रुपीज हफ्ते में 3 दिन मुझे मिलते थे, और वो काफी अच्छा स्टूडेंट, मतलब वैसे तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा शैतान था। उसके पापा ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि सर अभी तक कोई भी टिका नहीं, अब देखते हैं आप कितना टिकते हो। अब वो ऐसा है कि उसके बाद कोई और ट्यूटर आया नहीं उसके पास, मैंने उसको उसके ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया और आज की डेट में वो बच्चा टॉपर है। इस प्रकार से प्रोग्राम कर दिया। और पैसों के लिए क्रिमिनल को इलेक्शन में इलेक्शन पैसों के लिए क्रिमिनल को इलेक्शन में आते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग वो क्यों नहीं लिया जाता है इलेक्शन में।
अबे जी अब वो तो अब देखो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो गेम है ना पॉलिटिक्स का, पढ़े लिखे लोगों को भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए हमारे कौन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है हमारे? तो वो भी पॉलिटिक्स में ही आ रहे हैं ना। यस, कौन है, कौन वो, मैं उनकी नाम नहीं पूछ रहा हूं, कौन है, नाम बताओ। फॉरेन सर्विसेज, आईएएस नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे वो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यूपीएससी क्रैक किए हुए थे वो ये है यहाँ पे हमारे, तो ये पॉलिटिक्स में ही तो है। और केजरीवाल जी वो कौन थे? वो आईआरएस थे, वो भी चीफ मिनिस्टर है। और ऐसे तमाम है, ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते, आते हैं पढ़े लिखे लोग, बट क्रिमिनल्स भी आते हैं। बट क्रिमिनल्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि क्रिमिनल्स अपने साथ फंड लेकर आते हैं और वहीं पर ही पार्टी को चाहिए होता है। अब पार्टी को कैंपेनिंग करनी है, बहुत सारे एक्ट करने हैं, पैसा पानी की तरह बहाना है, तो उनको चाहिए ना फंड। और और जो सीधा व्यक्ति होता है उसके पास इतनी कमाई होती नहीं है, ऐसा ऐसे भी नहीं है यार, होती है, सीधे व्यक्तियों के पास भी कमाई होती है। देखो आप रिलायंस है ऐसे, बट क्या होता है कि एकदम से शॉर्ट पीरियड में एकदम बड़ी कमाई इस प्रकार की होती है, ब्लैक ब्लैक मनी, क्योंकि व्हाइट मनी होगा और वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर सकते, और पॉलिटिक्स को चाहिए ब्लैक मनी, राइट, कहीं ना कहीं। ये बात आप सभी लोग फैक्ट जानते होंगे, ये कोई बताता नहीं, बट ये वाली बात बिल्कुल बैकग्राउंड में क्लियर रहती है। एस जयशंकर, आईएफएस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1977 बैच के थे वो, शायद 1977। चलो एनीवेज, चलो वो छोड़ो यार, वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का टॉपिक एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि वो तो ये मामला तो है वो ऐसे ही चलता रहता है, क्रिमिनलाइजेशन का कोई मतलब नहीं उसके बारे में इतनी ज्यादा बात करने की। एग्जामिनेशन के लिए जितना मैंने आपको बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट, क्योंकि अभी अपन को पहले एग्जाम को क्रैक करने पर फोकस करना है मेनली, राइट, और बाकी कुछ मेजर डिस्कशन हो तो फिर अपन कर लेंगे। अभी मुझे लगता है कि सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया, बट फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट हो तो आप मेंशन करना, एंड में मेंशन कर लेना, एंड में बात कर लेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलो देखो, आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले टॉपिक पर वापस आ जाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये कॉजी जुडिशियल बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है। स्पीडी रेजोल्यूशन, जल्दी से जल्दी कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाए कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स की, तो उसके लिए ये होती है, और मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानूंगा, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज के बारे में। डिस्ट्रिक्ट फोरम हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके हेड जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। और एक स्टेट कमीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति हेड होते हैं जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वो होते हैं एलिजिबल, हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और प्रोविजन इस एक्ट का हम लोग को गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए देखने को मिलता है, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, आई थिंक आपको पता ही होगा इसके बारे में। और इसके अलावा ग्रेवियंस रिट्रेसल किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, तो सबसे पहले होती है रिटन कंप्लेन। ठीक है, रिटन कंप्लेन फाइल की जाती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर या डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन पे। डिफेक्ट जो होता है गुड्स में या सर्विस की डेफिशिएंसी जो होती है, उस मामले में पहले तो रिटन कंप्लेन दी जाती है। बट आज की डेट में तो वो हेल्पलाइन नंबर भी आ गया, आप नंबर पर कॉल करें और तुरंत आपकी कंप्लेन वो लिख लेंगे, पूरी डिटेल्स आपसे मांग लेंगे और कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, राइट। हाउएवर नो कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड फॉर alleged deficiency in any service that is rendered free, point to be noted। तो जो भी सर्विस फ्री में आती है, जो भी सर्विस फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट। कंप्लेन उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड की जाएगी जिसमें आप पैसा जो है वो खर्चोगे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो फ्री ऑफ चार्ज में जो आती है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आती है पर्सनल सर्विस के, तो उसमें जो है कंप्लेन जो है वो नहीं की जा सकती। और वस्तु या माल में खराबी अथवा सेवा से असंतुष्ट व्यक्ति या उपभोक्ता, यानी कि जो लोग मतलब सेवा से असंतुष्ट हैं, यानी कि उनको जो है वो पसंद नहीं आ रही है सेवा वगैरह, तो इस संदर्भ में सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके अलावा असंतुष्ट उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भी अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। तो सिविल मैटर भी होता है इसके अंदर, सिविल सूट भी लगाया जा सकता है और डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम के थ्रू भी जाकर रिजॉल्व किया जा सकता है, अपनी असंतुष्टि जो है वो व्यक्त की जा सकती है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी कंपनी से खुश नहीं होते कि देखो ये कंपनी जो है वो किस प्रकार के प्रोडक्ट लेकर आ रही है, लोगों को चूना लगा रही है, राइट, बोल रही है कि गोरा कर देंगे 7 दिन के अंदर, बट खो नहीं रहे लोग गोरे। तो वही वाली चीज पता होगी ना आपको, इस प्रकार की मार्केटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो उससे जो लोग खुश नहीं होते हैं वो सिविल मामला दायर करते हैं या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम के थ्रू भी एक विंडो उनके लिए ओपन रहता है। और अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई शिकायतें या अपील या याचिका के लिए उपभोक्ता को कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो कोई भी इसमें फीस वगैरह जो है वो नहीं लगती है, बट हाँ अगर लगती है तो बहुत ही नॉमिनल फीस हम लोग को देखने को मिलती है। मेरा तो 1 भी रुपए नहीं लगा था, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। और कंज्यूमर इज
इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर भी अपेलेट सिस्टम चलेगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे शिकायत करी, सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील किया जा सकता है स्टेट कमीशन में, और स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन में अपील किया जा सकता है। तो ये अपेलेट सिस्टम है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिलता है ना, उसी लेवल का। एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल कमीशन को पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो दिया गया है सभी स्टेट कमीशन के ऊपर, राइट। सभी स्टेट कमीशन की रिपोर्ट जो है ये बुलवा सकते हैं, राइट। इवन डिस्पोज कर सकते हैं, पेंडेंसी के केसेस के मामले जो है वो बुलवा सकते हैं। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है कि अब सबसे टॉप पर जो है वो नेशनल कमीशन है, तो नेशनल कमीशन चेक करेगी, मॉनिटर करेगी। नेशनल कमीशन को पावर दे रखी है कि वो जितने भी स्टेट कमीशन है तो उनको चेक करेगी वहां पर मामले जो है वो कितनी तेजी से रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट बुलवाने की पूरी शक्तियां जो है वो नेशनल कमीशन को दे रखी है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करेगा तो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का हमें देखने को मिला था, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर रिड्रेसल, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डीआरसी जो है वो स्टैब्लिश करने की बात की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि इनका क्षेत्र अधिकार जो होगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का 1 करोड़ रुपए तक के मामले जो है वो डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमीशन जो है वो देखेगा। स्टेट रेजोल्यूशन कमीशन जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के मामले देखेगा, और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ या उससे ऊपर के मामले यहाँ पर देखे जाएंगे, राइट, सुने जाएंगे। और कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का अगर मामला आता है तो स्टेट कमीशन कंप्लेन सुनेगा 10 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के, राइट, और उससे ऊपर की वैल्यू के नेशनल कमीशन जो है वो कंप्लेन सुनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पेज रिपीट हो गया, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब बताओ इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं ना। पार्लियामेंट एडजर्न साइड हो गई है लोकसभा, राइट, यानी कि एंड हो गया है, 2 दिन पहले ही एंड हो गई है, तो उतना वोट जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो 0 आवर से रिलेटेड बनेंगे, राइट, 0 आवर। तो ये टाइम होता है जिस समय इंडिविजुअल मेंबर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट मुद्दे, इंपॉर्टेंट इशू जो है वो रेस करते हैं। इससे रिलेटेड एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें पूरी चीज, हर एक चीज जो भी एक्टिविटी होती है पार्लियामेंट के अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेन की हुई है। मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का वो वीडियो है। मैं आपको जैसे ही ये क्लास एंड होगी मैं आपको वो लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा एप्लीकेशन में, तो उसको जरूर आप एक बार सुन लेना। अभी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, बट वो वाला वीडियो जरूर सुन लेना क्योंकि उसमें और डिटेल में पूरी चीज मेंशन की हुई है। तो 0 आवर जो होता है गाइस, ये टाइम अलॉट किया जाता है एक इंडिविजुअल को कि इंपॉर्टेंट जितने भी इश्यूज होते हैं वो 0 आवर के समय पर लोग जो है वो उठा लें। तो 0 आवर और क्वेश्चन आवर काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था, राइट, इन दिनों जब सेशन जो है वो चला था। और हाउस ने लगभग 20 बिल जो है वो पास कर लिए हैं, और ज्यादातर बिना डिबेट के जो है वो बिल पास हो गए, मतलब कि बिना अपोजिशन के पार्टिसिपेशन के बिल पास हो गए। और देखिए आप एक चीज तो आप मेरे ख्याल से नोटिस कर रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ सालों में बिना डिस्कशन के बिल्स पास हो रहे हैं, बिना अपोजिशन के पार्टिसिपेशन के बिल पास हो रहे हैं। और ये वाली चीज जो होती है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एंड यू नीड टू नोट डाउन दिस पॉइंट। आप नोट डाउन करिए इस पॉइंट को कि इस प्रकार की जो चीज जो होती है ना, कार्रवाई, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। वो सही नहीं है बिल्कुल अगर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम बात करें, राइट। इसमें आपको पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें आपको अपने मेंस के आंसर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करना है, प्रोसेस का जिक्र करना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया पॉलिटिकल पार्टी के मामले में आपको न्यूट्रल रहना है, हमेशा न्यूट्रल, राइट। फिर टर्मिनेशन ऑफ सेशन की बात करें तो सिटिंग जो पार्लियामेंट की हमें देखने को मिलती है वो टर्मिनेट होती है एडजर्नमेंट के थ्रू, या एडजर्नमेंट साइन डाइन के थ्रू, या प्रोरोगेशन के थ्रू, या डिसोल्यूशन के थ्रू, जो कि लोकसभा के केस में हमें देखने को मिलता है कि लोकसभा ही डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सेशन टर्मिनेट जो है वो किन किन चीजों को लेकर हम लोग को सेशन का टर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाइन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, विघटन, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा। अब इसमें एडजर्नमेंट क्या होता है, तो एडजर्नमेंट का मतलब सिंपली जो हाउस जो होता है वो उसके कार्य को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि बोल दिया जाता है कि अब हाउस जो है वो इतने घंटे के बाद मिलेगा, यानी कि हाउस की बैठक अब इतने घंटे के बाद होगी, इतने दिन के बाद होगी, या फिर इतने हफ्तों के बाद होगी। मतलब कि टाइम पीरियड शुड बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है तो दैट कम्स अंडर एडजर्नमेंट, तो वो एडजर्नमेंट के अंदर आता है कि बताया जाता है कि इतने टाइम में जो है वो हाउस जो है वो दोबारा से मिलेगा, राइट, दोबारा से बैठक होगी हाउस की। अब एडजर्नमेंट साइन डाइन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है, नाम से ही समझ रहा है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन
अनिश्चित इनडेफिनाइट पीरियड, मतलब कि अब ये बोल दिया, मतलब कि अब जो हाउस कब बैठेगा उसकी अब कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, अब फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाद में जानकारी देंगे, राइट, बाद में चल के फिर मतलब कि एक नई सिटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, एक नया नया मतलब सेशन एंड हो गया कुल मिलाकर, ये मान लो आप कि हाउस का सेशन जो है वो एंड हो गया, तो ये एडजर्नमेंट साइन टाइम से हाउस का सेशन एंड होता है, राइट। तो ये बट आप मेंस में अगर आपको लिखना है तो आप ये मेंशन करिएगा इसमें टर्मिनेट किया जाता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, राइट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये बोला नहीं गया कि हाउस जो है वो एंड हो गया है। हाउस टर्म, इसमें डेज की बात की गई है एडजर्नमेंट में, पहले एडजर्नमेंट की बात करें हम लोग तो डेज स्पेसिफाइड डेट्स की बात की गई, मतलब टाइम स्पेसिफिक टाइम जो है वो बताया गया, और दूसरे में स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया एडजर्नमेंट साइन टाइम में, तो ये दो ही चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो इस समय हाउस जो होता है वो बिना दिन बताए जो है वो कि कब वो रीअसेंबल होगा, यानी कब वापस से उसकी मीटिंग बैठेगी, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया जाता, मतलब की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि अब हाउस जो है वो एंड हो गया, सेशन जो है वो खत्म हो गया। तो ये वाली क्लैरिटी रखो, क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटी के अंदर, राइट, जीएस पेपर 2 के अंदर, कि इस प्रकार की क्लैरिटी की कैसे लिखना है, क्योंकि अपन लिख देंगे कि हाउस एंड हो गया दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइन टाइम, तो वो फिर गलत हो जाएगा, आपको लिखना है इन्हीं के टर्म्स में कि इसमें बताया नहीं है, टर्मिनेट किया गया है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, मतलब बताया नहीं है कि टाइम पीरियड जो है रीअसेंबल का वो कब होगा, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है आंसर, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो है ही कि अब जो है वो नेक्स्ट सेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, बट फिर भी ये चीज कहीं पर मेंशन नहीं है इस प्रकार की, ये नॉट इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको लिखना भी इसी प्रकार से है बस, ठीक है। और पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन टाइम विथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, तो ये जो पावर होती है एडजर्नमेंट की, एडजर्नमेंट साइन टाइम की, वो किसके हाथ में होती है? ऑब्वियस सी बात है, स्पीकर के हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है। प्रोरोगेशन की अब बात कर लेते हैं, प्रोरोगेशन, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन के लिए, जब हमें देखने को मिलता है कि बिजनेस जो होता है सेशन का वो कंप्लीट हो जाता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर करते हैं हाउस को एडजर्न साइन टाइम, राइट। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इवन सेशन के बीच में भी प्रोरोग कर देते हैं, यानी कि सदन को जो है वो बंद कर देते हैं, यानी कि ये वाली चीज प्रोरोगेशन वाली जो चीज होती है ना, ये होती है कि सदन जो है वो बंद हुआ है, मतलब कि अब सेशन जो है वो एंड हुआ है, तो ये प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये वाली चीज करता है, राइट। तो ये वाली क्लैरिटी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब कि अब हाउस जो है वो डिसॉल्व हो गया है, अब नया इलेक्शन होगा, नया जनरल इलेक्शन होगा और एक नया हाउस जो है वो सेटअप किया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के केस में ही हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा ही जो है वो डिसॉल्व होती है और राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस हम लोग को देखने को मिलती है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है डिसॉल्व करने की, तो प्रोरोगेशन की और डिसोल्यूशन की पावर जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास हम लोग को देखने को मिलती है। बातें क्लियर है यहां तक? किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलो वेरी गुड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार किसी भी प्रकार का, और आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं रखना है कभी भी, राइट, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, भले ही थोड़ा टाइम लगे चलेगा, एक बार टाइम लगा लोगे, अगली बार रिवीजन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पूछिए अपने जो पॉलिटी के जो स्टूडेंट्स, अभी स्नेहा जी भी यहाँ पर है, तो आज की डेट में मैं पॉलिटी, काफी सारे अपने पॉलिटी के स्टूडेंट तो बहुत सारे यहाँ पर, तो मैं जो आप लोग की पॉलिटी में भी और इवन एनवायरमेंट में भी अब मैंने शुरू कर दिया, आपको नोट्स कैसे बनाना है उसका भी एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। द रीजन बीइंग इज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, अचानक से फील हुआ कि अरे हाँ यार, ये नोट्स में तो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम जाती होगी, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसको रिवाइज करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि एग्जामिनेशन से आपके पास ये होना चाहिए कि आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, हर एक पेपर के लिए मैक्सिमम, मतलब पूरे पेपर में कितना बड़ा सिलेबस आप बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको आपको इस प्रकार से कंप्रेस करना है कि 100-150 पेज में सब कुछ आ जाए आपका, और वो पॉसिबल है, बट उसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी के नोट्स लेना नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी के नोट्स उठा के ले लिए, मैं तो बोलता हूँ भैया आपको अपने नोट्स खुद बनाने, खुद अपने हाथों से लिखकर बनाने, तभी वो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, राइट। किसी ने ये लिख दिया, अरे ये क्या बना गया, किसी ने ये लिख दिया, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये लोगों को लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता मैंने इसको स्टार के लिए लिखा हुआ है, अब ये तो मेरा नोट है ना, मुझे पता होगा ना कि क्या क्या मैंने बनाया है ये, है ना। तो ये इस तरीके से आपको कार्य करना है। मैं आपको ये सभी लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, आप ये ध्यान में रखो, बहुत आराम से पढ़ो, समझ समझ के हर एक चीज को पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं किसी चीज की, आराम से 1-1.5 साल इनफ टाइम है, उसमें पूरा सिलेबस जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो फिनिश कर सकते हो। अब देखो विप, विप कौन होते हैं और क्या होता है, तो इन दोनों चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक विप एक इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो कांग्रेस ने अपॉइंट किया है एमपी शायद नासिर हुसैन और छैया वर्मा को राज्यसभा विप के तौर पर। तो विप आपको समझना जरूरी है, विप से रिलेटेड यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुकी है।
तो विप क्या है गाइस? तो ये ऑफिशियल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी के एक ऑफिशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं, हु एक्ट एज द पार्टीज इन फोर्सर इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं आपको आसान सिंपल शब्दों में ये समझाता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। अब इनका क्या होता है एजेंडा, जैसे कि एक बिल आया, ठीक है, हाउस के अंदर एक बिल आया, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये चाहिए कि उसके जितने भी सदस्य हैं वो एक ही आइडियोलॉजी पर काम करें, यानी कि एक ही चीज पर काम करें। जैसे कि उनको सभी को बोल दिया कि इस बिल को पास कराना है, तो सभी उस बिल को पास कराने के लिए अपना सपोर्ट डालें। बिल को पास नहीं करवाना है तो वैसा वो उसको अपोज करने के लिए अपना सपोर्ट डालें। बात समझ रहे हो? यानी कि एक ही चीज करनी है, मतलब कि ये जो गैंग है उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, राइट? अब लेट से कि इस गैंग के अंदर एक व्यक्ति थोड़ा उल्टा चल गया, इसने बोला कि नहीं नहीं हमें तो पास नहीं करवाना है, तो ये जो विप होता है ना वो उसी व्यक्ति को ढूंढता है, राइट? बताता है पहले बताता है कि हमें ये वाला बिल है, इसको पास कराना नहीं कराना, तो वो विप ही बताएगा, राइट? तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो विप का सिंपल सा जो मतलब होता है वो यही होता है, काम जो होता है वो यही होता है, जो मैंने भी आपको बताया। मेन चीज इसी के लिए विप जो है वो हमें देखने को मिलता है, और पार्टी अपॉइंट करती है सीनियर मेंबर को और उन्हें चीफ विप जो है वो कहा जाता है, राइट? और उन्हें और भी विप्स जो है वो असिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही विप हो सकता है, तो वो गलत हो जाएगा, एक से ज्यादा भी विप हो सकते हैं, एक चीफ विप होगा और भी एडिशनल विप हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया ने ये विप का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से उठाया? ब्रिटेन से उठाया। ये चीज बस सिंपल सी याद रखो एंड नोट किया जाए चीज को कि संसदीय भाषा में विप, पार्लियामेंट्री पैरेलेंस में जो विप हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या होता है कि सदन में होने वाले किसी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया लिखित आदेश भी होता है। तो विप जो है वो एक व्यक्ति भी होता है, एक मेंबर भी हम लोग को देखने को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? कि भेजा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को, मेंबर को, कि आपको इस बिल को पास कराना है या नहीं कराना, या फिर इस दिन आपको आना है या नहीं आना, राइट? तो वो चीज जो है वो हमें देखने को मिलता है, कही जाती है। अब रोल, विप का रोल क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि फेलो पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर जो है वो अटेंड करें वोटिंग सेशन को जब उन्हें बुलाया जाए। जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वोटिंग सेशन होता है, उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि इस दिन आपको आना है और आपका समर्थन चाहिए, अगर आप अपोज करना चाहते हो तो आप चाहते हो नहीं, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बेस चलना है, राइट? कि अगर आप अपोज करना चाहते हो तो भी आप अपनी चाहत को साइड रखो, आपको पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये चीज कही जाती है यहाँ पर इस मामले में। अब देखिए विप के उल्लंघन करने पर क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। तो सदन में पार्टी विप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। और यदि सदन में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी विप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता कार्रवाई से छूट प्राप्त कर दी जाती है। देखिए मैंने आपको इस कानून के बारे में पढ़ाया हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको शायद पता होगा, राइट? अपन ने डिस्कस भी किया था और इसके बारे में यूपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो इसमें होता यह है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स, राइट, अगर वो निकलना चाहते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तब उस मामले में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? तो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था काफी डिटेल में, राइट? और सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? तो स्पीकर करेगा हाउस का। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि बताओ एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन जो होगा वो किसका होगा? तो स्पीकर का होगा। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब लिमिटेशन विप की अगर हम बात करें, इस पर क्या सीमा हम लोग को देखने को मिलती है इसकी? तो कुछ केसेस में जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो यहां पर विप जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता एमपी को या फिर एमएलए को कि उनको जो है वो किस फैशन में वोट डालना है। तो याद रखना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विप वाला केस जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि सभी मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये है सिंपल सी चीज जिसके बारे में आपको जनरल सी जानकारी होनी चाहिए। पूछ लो आपको अगर कुछ पूछना है तो। डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो सरकार ने प्रपोज किया है कि वो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही करीब 30,000 करोड़ रुपए के अमाउंट का एक एरिया है
वो चाह रहे हैं कि वो अनयूज्ड एरिया है उसे जो है वो यूज में लाया जाए, उसको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है गाइस ये अबाउट 30% इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर मेंस के लिए उपयोग करना है वाला पॉइंट कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30% इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। बट बताया जाता है कि उसका 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है, आइडल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और 250 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग को देखने को मिलता है 250 से ज्यादा, तो उनमें 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया खाली पड़ा है। और मनी टर्म्स में ये 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें इसको तो 30,000 करोड़ रुपए जो है ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये लोग कि इस एरिया को जो है वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, राइट, रखा जाए। तो बस ये वाली चीज थी, आप तो बस ये वाला पॉइंट आपके लिए काम का है, ऊपर वाला जो मैंने भी आपको बताया, राइट, कि 30% इंडिया के एक्सपोर्ट में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये नोट कर लो, ये मेन्स में उपयोग करना। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है गाइस, तो ये देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 3 अलग अलग वर्ड है। जोन मतलब कि एक एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक मतलब कि जहां पर मेनली फोकस किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, और पूरे देश से अलग ये हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर जो बिजनेस होता है और ट्रेड जो होता है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग होता है। जब कंट्री किसी स्पेसिफिक चीज पर टारगेट करती है कि कंट्री को जो है वो इस फलाना प्रोडक्ट के ऊपर या इस फलाना एरिया पे कंट्री को ज्यादा वो कर रहा है, डेवलपमेंट ज्यादा करना है, ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करना है, तो उस एरिया को जो है वो अलग रखकर वहां पर प्रोडक्शन करवाया जाता है। सॉरी, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी में ये वाली चीज हम लोग को देखने को होती है। सिंपल सी चीज, आप ये अलग अलग वर्ड करके इस चीज को समझना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट, एक स्पेशल जोन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मेनली बनाया गया है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और बेसिक आइडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पीछे का हम लोग को ये देखने को मिलता है कि बहुत कम समय पर ऐसी एक्टिविटीज लेकर आना, ऐसे कार्यों को कर देना जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके, राइट, इकोनॉमी बूस्ट हो सके। तो ओवरऑल ओवरनाइट इकोनॉमी को बूस्ट करने के पर्पस के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि हमारी कंट्री में अब देखिए आप, लेट से कि कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहीं और से मिल रहा है, राइट, और उसके लिए जो दूसरी यूनिट जो है, दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो कहीं और से लेकर आने पड़ रहे हैं, यानी उसके दूसरे पार्ट्स कहीं और पे लेकर आने पड़ रहे हैं, एक जगह पर असेंबल हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक ही जगह पर पूरी चीज ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सब कार्य जो है वो एक ही जगह पर हो जाए और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाए। और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि स्पेशली इकोनॉमिक जोन पोर्ट के पास हो, राइट, पोर्ट के पास हो, कोशिश की जाती है, बट ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसी कारण से डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है। और काफी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि नेशनल बेनिफिट के लिए। तो ये भी एक बड़ा इशू, एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए कि स्पेशली इकोनॉमिक जोन के गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक तो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना, बूस्ट करना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, राइट, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना। ये जो 5 पॉइंट है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए। और इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं स्पेशली इकोनॉमिक जोन को, तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी इंपोर्ट होते हैं या कंट्री के प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी गुड्स है, जो भी सामान खरीदे जा रहा है, किस चीज के लिए खरीदे जा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ये खरीदे जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, या फिर मेंटेनेंस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स के। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक मशीन की आवश्यकता है, उस मशीन को इंपोर्ट कराना है, और ये मशीन जो है वो स्पेशली मतलब ये फैक्ट्री जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया में है। तो अब ये फैक्ट्री के लिए जो मशीन लाई जाएगी वो मशीन ड्यूटी फ्री होगी, यानी कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो है वो नहीं लगेंगी। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट अगर वो फैक्ट्री का मालिक अपने लिए कुछ कार इंपोर्ट कराना चाह रहा है, पर्सनल चीजों के लिए इंपोर्ट करवाना चाह रहा है, तो उसके ऊपर तो ड्यूटी लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में आने वाली जो भी चीज है वो ड्यूटी फ्री होगी, नहीं, वो स्पेसिफिकली अगर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर जो भी एक्टिविटीज हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, मतलब कि उसके ऑपरेशन, उसके डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस के लिए, तो वो ही वस्तु जो होंगे वो ही ड्यूटी फ्री होंगे, उसके अलावा और कुछ ड्यूटी फ्री नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखो, नहीं तो लोग अक्सर समझते हैं कि यहाँ पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐश करता है, ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ भी चीज अगर इंपोर्ट कराएगा तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो एग्जाम कर दी जाएगी, लगेगी, बट अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए करवा रहा है तो उस पर नहीं लगेगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो। फिर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब किस चीज में इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट, यानी कि उस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, तो उसी पर ही इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होता है, राइट। मतलब कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन जो होता है डोमेस्टिक यूज के लिए, उस पर इनकम टैक्स एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, इनकम टैक्स
एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो एक्सपोर्ट से आने वाली इनकम पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब एग्जेम्पशन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का भी हमें देखने को मिलता है। तो एमएटी का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा हुआ, अभी आप लिख लो कहीं पर, आपको एमएटी मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं तुरंत, क्योंकि ये टॉपिक भी लगातार रिपीट हो रहा है। वैसे इस टॉपिक को डिटेल में मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स काफी इजी सी चीज है ये। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसमें एडवांस वाली फंडामेंटल भी आ जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग बाग जो कंपनीज वगैरह जो होती है ना, वो एडवांस पे भी हम लोग को देखने को मिलती है कि टैक्स वगैरह जो है वो पे कर देती है, राइट। कई बार कई केसेस हम लोग को इस प्रकार के भी देखने को मिलता है कि फर्दर उससे बचने के लिए मतलब कि बाद में जाकर किसी प्रकार के कंप्लाइंस जो है वो ना हो जाए। मतलब कि होता है कि टैक्स में जो कंप्लाइंस पेपर वगैरह जो है उसका फॉलो आउट हो गया, तो ऐसी चीज ना हो, तो उसके लिए ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी ऑल्टरनेट टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक सेंट्रल और स्टेट लेवल के अप्रूवल के लिए हम लोग को देखने को मिलता है सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, क्योंकि मेन फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, इस प्रकार से आप कह सकते हो, अगर इन दोनों चीजों को अगर इंक्लूड करके देखने की कोशिश करो तो, कि जल्दी जल्दी बिजनेस एस्टैब्लिश और बिजनेस में प्रोसेसिंग में भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। तो क्लियरेंस भी जल्दी करवाने के लिए एक अलग विंडो जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया हुआ है जो कि जल्दी जल्दी क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड कराएगा। अब क्या चिंता, क्या कंसर्न हम लोग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड देखने को मिलती है, तो वो आज की डेट में इंडिया के अंदर ये सक्सेसफुल नहीं है। अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें उनके कंपैरिजन में, इंडिया के अंदर जो है ये सक्सेसफुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें नहीं देखने को मिलता है, राइट। एंड ज्यादातर इंडिया के नई जनरेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए सेटअप किए गए। बात समझ रहे हो आप? ये एक बड़ा लूप होल है कि जो भी कंपनी सेटअप हो रही है वो सिर्फ टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए हो रही है। स्पेशली इकोनॉमिक जोन के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, तो इसको रेगुलेट करने की सख्त आवश्यकता होनी चाहिए। और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, तो वो इसलिए भी मतलब उसका जो परफॉर्मेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है वो मतलब एक जैसा होना चाहिए, जो लेवल अचीव होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए, वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुअर लिंकेज विद रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, वही चीजें मैंने भी आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि एक फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, एक जो होगी वो असिस्टेंस के लिए, मतलब होता है ना कुछ कुछ एक प्रोडक्ट को बनाने में और भी दूसरे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, राइट। और एक फैक्ट्री जो होगी वो असेंबल का काम कर रही होगी। तो ये सब चीजें बहुत दूर दूर है, इसमें लिंकेज हम लोग को नहीं देखने को मिलता। वीक कनेक्शन है कोस्टल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ भी, क्योंकि कोस्टल एरिया पर होगा तो ऑब्वियसली बात है जल्दी से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही सब वजह है जिसके कारण से ये फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर पा रही है इंडिया के अंदर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ज्यादातर स्टेट जो है वो सेंट्रल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो कानून है और स्टेट लेवल के जो कानून है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो भी इशू हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी वजह से सिंगल विंडो सिस्टम अप्रभावी बन जाता है, मतलब वो क्लियरेंस के लिए। अब जब क्लियरेंस ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि डिले होगा, राइट। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी डिले होगा, मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचने में भी उसका डिले हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। एंड लैक ऑफ रोबस्ट पॉलिसी डिजाइन, तो पॉलिसी भी हमारे पास एक बेहतरीन नहीं है, एफिशिएंट तौर पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इफेक्टिव तौर पर इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इसको मॉनिटर करना जरूरी है, इसको एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो ये सब आपके रिकमेंडेशन पे आ जाएंगे। तो देखिए, हमेशा एक चीज इकोनॉमिक्स में ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है वही सोल्यूशन है। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है वही आपके रिकमेंडेशन और सोल्यूशन बन जाते हैं, राइट। जैसे कि अगर मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो रही चीजों को तो इंप्लीमेंट करो, राइट। अगर मॉनिटर नहीं हो रहा है यानी कुछ घोटाला नजर आ रहा है तो उसको मॉनिटर करके घोटाले को ठीक करो, राइट। तो वही चीज, जहां पर प्रॉब्लम्स होगी वहीं पर सोल्यूशन होंगे। तो आप इसको इस तरीके से अपने मेंस में कंसिडर करना, राइट। कि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये नहीं आता कि सर रिकमेंडेशन क्या आते हैं, हम लोग कहां से लेकर आए रिकमेंडेशन। तो प्रॉब्लम जो है बस उसको देखो ना, रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली आपके सामने है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है चीजों को। अब देखिए, या अब पूछ लो आप यहाँ पर, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो। डन, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन आएगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली राजीव गांधी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज किया है। तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि एक अवार्ड है राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी आईटी की फील्ड में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती हैं, तो उनको हर साल 20 अगस्त को ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। 20 अगस्त क्यों? क्योंकि इस समय हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिली थी। तो इसी अवसर पर बताया जा रहा है कि ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंपनीज को और एंटिटीज को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है सिंपल सी चीजें जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं आपको बस एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट में क्या क्या चीजें आई हैं एक ओवरव्यू आपका करवा देता हूँ। और देखिए guys, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि द हिंदू की जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करें, क्योंकि आप कल के ऑफिसर्स बनने वाले हैं, आपको ये चिंदी चोरी में इन्वॉल्व नहीं होना। कितने रुपए का आता है? 1200 रुपए, और डिस्काउंट के साथ तो मेरे ख्याल से 1100-100 रुपए में ये दे देते हैं, राइट, एक साल का पूरा सब्सक्रिप्शन। तो ऐसा चिंदी चोरी नहीं करना है किसी को। और इवन इसके 1200 में मैं उस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ जो फ्रंटलाइन मैगजीन के साथ भी आता है। तो जो भी लोग करते हैं इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, मैं चाहता तो मैं भी जुगाड़ कर लेता, बट नहीं करनी चाहिए ऐसा। अपन को अपने साथ ही जो है वो फेयर रखना है, राइट। सर एक बात और, एक और बात, पुलिस एफआईआर नंबर क्यों नहीं देती है? क्योंकि सर कितना भी बोलने पर एफआईआर नंबर नहीं दे रही है और एफआईआर भी जल्दी नहीं लिखते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? देखो यार, मेरी जो एफआईआर थी ना, मैं आपको बताता हूँ अपना एक केस पर आगे बढ़ेंगे। मेरी जो एफआईआर थी उसको अ, मुझे करीब 4 महीने लग गए थे एफआईआर लिखवा, 4 नहीं, रुक जाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने लग गए थे। 5 नहीं, 6-7, अप्रैल, 6 अप्रैल को लगे, 7 महीने लग गए थे। 7 मंथ्स जो है वो लग गए थे मुझे एफआईआर लिखवाने में, 7 मंथ्स। द रीजन मीन, कई बार क्या होता है कि पुलिस बर्डन नहीं लेती अपने पास, राइट। और कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी केस में गए हो और उस केस में कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई जुगाड़ू इन्वॉल्व है, तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने तो मैं जानता हूँ यार, मैंने और मेरे फादर ने किस प्रकार से उस टाइम पीरियड को काटा था यार। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, राइट, बहुत डिफिकल्ट टाइम था हम लोग के लिए। तो होता है यार, ऐसा होता है कि नहीं लिखे जाते। बट क्या होता है, एक चीज मैंने सीखी, आपकी अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है ना, आप पहुंचो डीआईजी आईजी ऑफिस में, सीधे जाओ एप्लीकेशन लेकर डीआईजी आईजी ऑफिस में, डायरेक्ट डीआईजी से मिलो। और जब आप डीआईजी से मिलोगे ना, डीआईजी करेंगे वायरलेस सीएसपी कार्यालय को, और आपको बोलेंगे जाइए सीएसपी कार्यालय। अब सीएसपी हैंडल करता है किसको? ये थानों को, 10 थाने मेरे ख्याल से उसके अंदर देखने को मिलते हैं। नहीं चारू जी, जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं आप लोग को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप लोग को एक आइडिया रहे, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज अपन करंट अफेयर्स में कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। बट जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी रीडिंग हैबिट जो है वो इंप्रूव करनी है, या फिर कभी कभी जैसे कि आप कुछ चीज रीड करना चाह रहे हो, मन कर रहा है कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह रीड कर लो, तो कर लिया अगर, उसमें कोई रोक नहीं है किसी प्रकार की। बट जो मैं कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिर्फ उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाहर का और कुछ नहीं आने वाला, राइट। ये वाली प्रैक्टिस तो इन जनरल, जैसे कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर न्यूज़पेपर दिखा दो, कि एक वो हैबिट हो जाए, मतलब लगे कि हाँ यार कुछ चीज अपन ने इसमें करी है। और कुछ लोग को लगता है कि ये पता नहीं कौन से आर्टिकल से अपन पढ़ रहे हैं, राइट। तो उनको भी क्लियर हो जाए कि बिल्कुल अपन जो चीज काम की है, जो चीज इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, सिर्फ उसी को अपन टच करते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है और ये जो प्रिपरेशन मैं आपकी कराता हूँ, सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए कराता हूँ। ये वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है बस, उसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं है। मेरे पास आती है क्वेरी की सर ये वाला एग्जाम में आपकी करंट अफेयर्स काम करेंगे क्या? आप चेक कर लेना, अपन जो करंट अफेयर्स कवर करते हैं वो नेशनल लेवल के सब जगह सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, वनडे भी क्यों ना उठा के देख लो। बट मैं जो तैयारी कराता हूँ वो मेंस को ध्यान में रखते हुए भी करवाता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। और मेन फोकस जो होना चाहिए वो मेंस पर होना चाहिए। और ऑब्वियसली आज की डेट में क्वेश्चन पेपर मेंस स्पेसिफिक ही बन रहा है। अमित जी, आप तो सिंपल एक काम ये करो कि आप तो डीआईजी कार्यालय पे जाओ, और डीआईजी कार्यालय पे चले जाओ अपनी फैमिली के साथ, और एप्लीकेशन लिखवा के डीआईजी की, राइट, डीआईजी को संबोधित करते हो, और वहां पर जाके एक रिसीविंग भी ले लेना, वो दे देंगे, क्योंकि वो हायर ऑफिस है यार, वो टीआईवीआई मतलब वो आईपीएस का ऑफिस है। वहां पर जाओ आप, वहां पर देखना कि वहां पर आपका काम बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा वहां से। पहले उनको बताना पूरी चीजें कि आप इस थाने पे गए थे, इस अधिकारी से मिले थे, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सर कभी कभी जब वीकली या इवनिंग में रिवीजन करते हैं तब कंफ्यूजन आता है कुछ टॉपिक्स में। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आता है कुछ टॉपिक में, दोबारा से वीडियो देख लिया करो, वीडियो तो अवेलेबल है ना आपके पास, दोबारा से देख लिया करो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 12 सितंबर को जेपीएसपी है। अरे वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, पूरा जितनी भी चीजें हैं वो रिवाइज करो। स्टेट सिविल सर्विसेज पिछले मतलब एक साल की न्यूज अगर कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, फटाफट रिवीजन कर लो।
कुछ पूछना होता है तो अब रिंकी जी, अब मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि आप मुझसे पर्सनली पूछ लो, क्योंकि ऐसा बोल दूंगा मैं तो मेरे पास बहुत 200-250 लोग तो अपने इसी में ही हैं, मतलब डायरेक्टली जो पढ़ते हैं, तो फिर मेरे लिए काफी डिफिकल्टी आ जाएगी। आप अपने पास नोट्स बना के रखो, या फिर अपने जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आप असिस्टेंस मांग सकते हो, क्योंकि मैं आपको असिस्टेंस लाइव पर दे सकता हूँ, बट इसलिए मैंने लाइव भी इसलिए शुरू किया है। कभी उससे जुड़ा हुआ कोई रिपीटेड टॉपिक आता है तब आप उसके बारे में पूछ लिया करो। ठीक है, चलो अब मैं न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? और देखो, एक चीज मैं हमेशा ये बता रहा हूँ आप लोगों को, आप हमेशा जो भी चीज अगर आप परचेजिंग करें तो ऑफिशियल ही साइट से करें, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये पायरेसी मिलती है, बहुत सारी जगह पर आप टाइप कर दो आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, बट वो चिंदी चोरी इस प्रकार की कोई मत करो यार, ये चिंदी चोरी वाले लोगों के काम होते हैं। ऐसा आपको काम करना नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी वाले बनने वाले हो यार, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, अभी से इस प्रकार की हरकत में इन्वॉल्व रहोगे तो क्या मतलब? भाई नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, बट गलत नहीं करेंगे, वो वाली स्वाभिमान तो लाना चाहिए अपने अंदर, वो वाली चीज बदले, होता नहीं यार लोगों में, लोग फैल जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। चलो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप जैसा बोलोगे कि मुझे क्या, एक मतलब स्टूडेंट ने वो बोला था, रिकमेंड किया था, मतलब कई बार कई समय से स्टूडेंट रिकमेंड कर रहे थे, और कई बार कुछ लोगों को लगता भी है कि ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, राइट, इससे रिलेटेड आएगा कि नहीं आएगा, तो मार्केट में जो मिथ जो बना हुआ है। और फिर दूसरी बात, आपको भी एक आइडिया रहे, छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, कि जो न्यूज में जो चल रहा होता है हल्का फुल्का मिर्च मसाला, राइट, जो कि उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो तो बताओ, मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं? मतलब मुश्किल से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट में अपन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो है वो बैंड फ्रॉम जुलाई 2022, जिसमें कि कप्स और ईयरबड्स आ जाएगा, तो जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को भी बैन करने की बात कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी जी से रिलेटेड एक मामला है, राइट, अक्यूजेस ट्विटर ऑफ इंटरफियरिंग इन इंडियाज पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये वाला मामला अपने लिए काम का नहीं है, राइट। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, देखो ये पॉलिसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये नोट डाउन कर लो, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, तो यही वाली चीज जो ये चीज जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं आपको इसमें देता हूँ, क्या बोलते हैं, आपकी ये वाली जो पीडीएफ होती है ना, ज्ञानशीला, उसमें अलग से बनाकर मैं यही सब टॉपिक्स देता हूँ आपको, ये सब यहाँ से निकाल निकाल के, तो आप चाहो तो नोट डाउन करते रहो, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा ज्ञानशीला, बट मैं फिर भी आपको दे दूंगा ज्ञानशीला, अलग से मिल तो जाएगी आपको, राइट। तो ये वाली चीज हो गई आपकी। अफगानिस्तान में हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये वाला आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना उतना काम का नहीं, रिपीटेड टॉपिक से लगातार आ रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर पेट्रोल के रेट जो है वो कम कर दिए इन्होंने, एक चीज अच्छी करी है, राइट, पेट्रोल के रेट जो है वो कम हुए हैं, राइट, टैक्स जो है वो काटा गया है, टैक्स काट कर ही पेट्रोल के रेट कम हो सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी अपन ने चर्चा करी थी। इसके अलावा काऊ प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाया गया है असम के अंदर, कुछ दिनों में इसके बारे में न्यूज आ जाएगी, हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, राइट, किसका है? असम का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बिल लाया गया है, राइट। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही दो चीज काम की, उतना कुछ कुछ भी काम का नहीं है इसमें, इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस पहले पेज के अंदर। Sir, will you please provide a daily handout in advance, like 10 minutes earlier, so that we can take a printout of it, as it would be helpful to read while you are explaining the topic. Uh, प्रीत जी, हैंडआउट में देखो, पता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हैंडआउट तो बन जाते हैं रात में ही, ठीक है, रात में पूरी चीज हैंडआउट ये सब बन जाता है, बट क्या होता है कभी कभी, जब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मुझे अगर कुछ अपडेट करना हो गया, याद आ गया एकदम से, कह रहे यार कुछ गड़बड़ी हो गई, उसको अपडेट करना है, तो वो मेरे साथ एक सिनेरियो हो जाता है कि मुझे उसको अपडेट करना होता है, बात समझ रहे हो आप? तो इसलिए वाली चीज रहती है। तो वैसे आप स्क्रीन पर देखा करो ना, आप स्क्रीन पर देखा करो, अपने साथ एक ब्लैंक पेन और पेपर लेकर बैठा करो, राइट। आपको हैंडआउट की जो प्रैक्टिस करनी है ना, सही प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, आप हैंडआउट को उस समय मत पढ़ो, आप रात में सोने से पहले हैंडआउट पढ़ो, हैंडआउट आपको दिए जाते हैं रिवीजन के लिए, डेली रिवीजन के लिए, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर मेन फोकस करो, मेरे शब्दों पर फोकस करो, एक ब्लैंक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लो, तो लिख लिया करो, राइट। और बाकी पूरी चीज जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है उस पर फोकस किया करो, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार आपको बस हैंडआउट से रीड कर लेना है, राइट, पूरी की पूरी चीज जितनी भी है समरी जो है वो पूरी रीड कर लेना है, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो इसको लेकर ये टॉपिक था, मतलब ये टॉपिक आया आज की डेट में। एयरपोर्ट वगैरह भी ये बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा पीपीपी मॉडल पे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्पेसिफिक एक पूरा पेज आया इसके डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे हम लोग को देखने को मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है, ये वाली स्कीम, ये पूरी चीज देखो, अपन एक एक चीज जो भी आएगी ना, अपन एक एक चीज पूरी कवर कर लेते हैं। इसलिए तो मैं आप लोग को वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, गारंटी कि जो भी आप कवर कर रहे हो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा ये वाली चीज पढ़ लो, ये चीज पढ़ लो, ये आपके लिए काम की होगी। वैसे अपन पूरी चीज कवर करेंगे। इंडिपेंडेंस डे के लिए सिक्योर, अरे यार कल पता है एक वीडियो देखा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वीडियो आया था, एक मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, फेसबुक पर देखा था मैंने। एक बेचारा बच्चा था, वो हेलीकॉप्टर, आप लोगों ने शायद देखा हो यार, बहुत ही इंसेन था वो, मतलब उसने हेलीकॉप्टर बनाया बेचारे बच्चे ने, और उड़ाने के लिए इंडिपेंडेंस डे में वो उड़ाएगा हेलीकॉप्टर। बकायदा इंजीनियर था वो, हेलीकॉप्टर बनाया उसने बढ़िया। अब हेलीकॉप्टर का पिछला वाला जो पंखा था वो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। उसने सोचा कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वो पंखा निकला और उसका सर कट गया। बहुत बेचारा, बहुत बुरा लगा मुझे यार, बहुत बुरा लगा कि बेचारा इनोवेशन कर रहा था, कुछ बड़ा बनना चाह रहा था, कुछ करना चाह रहा था, बट सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा और देखिए बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो ये चीजें, अब ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है न्यूज में, करीब 5 से 6 चीजें न्यूज़पेपर में बस इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं बता दो, अब अपना काम वो वाला नहीं है ना कि इस प्रकार से बिल्कुल न्यूज़पेपर में आपको फालतू में बेजबन की हेडलाइन पढ़ाएं और वो निकालें, क्या बोलते हैं कि जो चीज सिविल सर्विसेज के लिए काम की है नहीं वो भी पढ़ाते हैं फालतू में, जो काम की नहीं चीज है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, लेक्चर ही बेस्ट है ना। आई थिंक मुझे भी यही लग रहा था, शायद मेरे ख्याल से समझे कुछ लोग उस चीज को, तो बात हो राइट। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है यार, इसमें तो जैसे कि मिर्च मसाला ज्यादा होता है और बाकी काम की चीज बहुत कम होती है, मतलब जो चीज अपन कवर करते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होती है। तो कर सकते हैं अपन एंड, या फिर आप बताइएगा मुझे बाद में, जो भी दूसरे स्टूडेंट देखें एंड में कि हाँ सर एक बार करा दिए करो, तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक बार गो थ्रू बस करवा दूंगा, बट हाँ एक चीज ध्यान रहे, मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ाने वाला। फालतू चीजें जो काम की नहीं, जिसमें टाइम वेस्ट होगा, वो काम मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, जो चीज काम की होगी वही वही इस न्यूज़पेपर में बता दूंगा, जो कि आपको 1-2 दिन में ऑलरेडी लेक्चर में मिल जाएगी, राइट। अब आप ये वाला, ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी रंगराजन जी का ये एडिटोरियल है, वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो इससे रिलेटेड आएगा, अपने 1-2 दिन में आ जाएंगे, आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि अपन पूरी चीज कवर करते हैं। बोर हो गए ना, वो तो बोर लगेगा ही यार, क्योंकि फालतू चीजें इसमें रहती हैं। अब देखो मैंने 2-3 चीजें बस मार्क करी जो कि ऑलरेडी अपन पहले भी कर चुके हैं कवर, वही चीज तो आएगी सिविल सर्विसेज के अंदर। अब लोग मानते नहीं, अब क्या करें। मुझे बोलते हैं लोग, कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो न्यूज़पेपर से ही पढ़ा रहे हो कि कहीं और से पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। अब मैं क्या समझाऊं उनको कि, और न्यूज जो होती है, अब देखो, अब मुझे जहां जहां से भी अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से मैं कंटेंट उठा लेता हूँ, जो फ्री में अवेलेबल है। जो पेड है, अब जैसे न्यूज़पेपर है, अब ये द हिंदू न्यूज़पेपर, इसका भी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इंडियन एक्सप्रेस का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि इसका आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउ नहीं करते। अब जो पब्लिकली फ्री है उसका मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर अपन लेक्चर पे ही कंटिन्यू रखेंगे यार, ये फालतू फर्जी चीज है। कुछ लोग, अब क्या बोले, अब समझते नहीं है बात को कि यार जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं करवा रहा हूँ, चलो समझते क्या नहीं। अभी आएगा 10 अक्टूबर को, अपन समझा देंगे। 10 अक्टूबर के मतलब 15 अक्टूबर तक समझा देंगे, धीरे धीरे करके मैं पूरा निकाल लूंगा, अपनी छानबीन कर लूंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आए हैं और उसी से रिलेटेड अपन ने डिस्कस किया है। चलो ठीक है, फिर साइन ऑफ करूंगा मैं। सब लोग सहमत है इस चीज से कि नहीं है? किसी को भी असहमति हो तो बता दो यार, उनके लिए कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना
तो जितने ज्यादा मतलब लोग होंगे उस हिसाब से फिर अपन देख लेंगे। कुछ काम करनी फर्जी चीजें हैं ये सब। देखो ये सब चीजें आएंगी क्या एग्जाम में? ठीक है चलो फिर मिलते हैं मंडे को। अरे वेरी गुड। अलका जी आप 2021 को क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो यार? आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हो। आपको 2021 का अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट छोड़ो मत यार, कोई भी अटेम्प्ट छोड़ो मत, अभी भी इनफ टाइम है। अभी भी टाइम है इनफ, लग जाओ यार, छोड़ो मत चीजों को। अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट नहीं, सिलेक्शन सिलेक्शन करना है। अटेम्प्ट अटेम्प्ट भूल जाओ, अटेम्प्ट अटेम्प्ट आप लोग के लिए नहीं है। मैंने एक बार बोला था एक स्टूडेंट को कि दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, भड़क गया था मुझ पे, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे मैंने कहा यार क्या समझाएं। मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि इसके बाद फिर आप दूसरा अटेम्प्ट मत डालें, क्योंकि आपका ये फाइनल अटेम्प्ट हो, आईएएस बन जाओगे तो दूसरा अटेम्प्ट डालोगे क्या? बेचारे परेशान होंगे। हाँ थी भी यार कुछ स्टेटस उनके साथ, थोड़ी सी परेशानी भी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला था। फिर बाद में बोला भी कि सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा परेशान था चीजों को लेकर, तो मैं समझ नहीं पाया। तो हमेशा बौखलाओ मत अपनी जिंदगी में। आप राजा की जिंदगी जीने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हो, आपको बौखलाना नहीं है। आपको हाइपर नहीं होना है छोटी छोटी सी चीजों में, कि एकदम परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं यार। अगस्त तो ऐसे ही चला जाएगा। ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा। कर लो ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट कर लो बढ़िया से। अभी तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लान है यार, ऐसे प्लान से मजा आ जाएगा। मैं रगड़ डालूंगा आप लोगों को, बिल्कुल एकदम पॉलिश कर दूंगा एकदम। तो होता है ना कि एकदम चमका देता, तो उस तरीके की कुछ प्लानिंग लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी में। चलो वेरी गुड, चलो मिलेंगे फिर अपन मंडे को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ जल्दी कल कल वाले दिन जो है वो आपका टेस्ट प्रिपेयर हो जाए, तो कल ही आपको टेस्ट मिल जाएगा, वरना फिर मंडे को मिल जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।